अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव और मैं अपने नए व्लॉग के साथ आज आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ। इस हफ्ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उन्होंने इस्लामाबाद में एक इवेंट किया और ये इवेंट कहीं और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हाउस में था। और प्रेसिडेंट हाउस में मधु किया गया था। पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद थी। डिप्लोमेटिक कोर यानी कि कई ममालिक के एम्बेसडर्स वहाँ पर मौजूद थे और मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के कई लोग वहाँ पर मौजूद थे। और इस इवेंट में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2 घंटे की एक ब्रीफिंग दी, एक प्रेजेंटेशन दी बाकायदा, और ये बताया कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिंध में कितनी ज़बरदस्त रही है। उन्होंने कहा कि आमतौर पे ये जो सिंध में मसाइल हैं उनको लेकर ये कहा जाता है कि ग्लास आधा खाली है, मतलब नेगेटिवली सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। और वो कहते हैं कि कुछ कोताही शायद हमारी भी है, हम अपने मंसूबों को, अपनी कारकर्दगी को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि इस ब्रीफिंग में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लास आधा खाली नहीं है, ग्लास आधा भरा हुआ है और हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है इस ग्लास को पूरा भरने के लिए, यानी कि सिंध में और बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि तमाम सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रोड नेटवर्क, इन तमाम शोबों में पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया है। और उनकी बातें सुन के शायद ऐसा लग रहा था कि वो अपना मवाजना पाकिस्तान की किसी और प्रोविंस से नहीं कर रहे बल्कि सिंध का मवाजना वो कर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों या दुनिया के बड़े बड़े स्टेट से, कि देखें हमने बड़ा काम किया 18 साल में। अब सैटरडे को जो हुआ कराची में, कराची के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में, गुल प्लाजा में, उसने बिलावल साहब की इस प्रेजेंटेशन को, उनकी ब्रीफिंग को, उनके तमाम दावों को एक्सपोज करके रख दिया है, ज़ीरो करके रख दिया है। और सिर्फ ये नहीं है, मैं कुछ आपको ऐसे हैरान कुन आदाद शुमार भी आपको बताऊंगा दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि सिंध जो कि इस मुल्क का दूसरा रिचेस्ट सूबा है, जहाँ पे कराची जैसा शहर है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज, पोर्ट सिटी, कारोबार, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन फिर भी सिंध आदाद शुमार में कितना पीछे है। मैं हैरान कुन आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा गुल प्लाजा की बात करते हैं। बहुत ही अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। गुल प्लाजा जो कराची में, वो तो कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो गुल प्लाजा से वाकिफ़ नहीं होगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ चाहे आप एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन अगर आप पॉश इलाकों में रहते हैं और अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तब भी गुल प्लाजा आपको पता होगा, क्योंकि जब भी किसी को मुनासिब दाम में कोई चीज़ चाहिए होती है अच्छी क्वालिटी की, तो वो गुल प्लाजा का रुख करते हैं। रिटेल भी है, होलसेल भी है, इसलिए वहाँ पे आपको रेट्स बड़े मुनासिब मिल जाते हैं। और बल्कि कराची में तो ये कहा जाता है कि अगर अपना घर सजाना है तो गुल प्लाजा जाना है, मतलब इस हद तक वो एक फेमस मॉल है। 1200 से ज़्यादा दुकानें वहाँ पर हैं, हर किस्म की चीज़ आपको अशिया मिलती है। मतलब मैं अगर बताने बैठूँ इस वक्त तो मेरे ख्याल से व्लॉग उसी में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल अब एक गुल प्लॉट बन चुका है, क्योंकि जो मलबे का ढेर इस वक्त वहाँ पर नज़र भी आ रहा है वो भी किसी काम का नहीं है। इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पे मस्मार किया जाएगा, गिरा दिया जाएगा और क्लीन अप कर दिया जाएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इस वक्त जिस किस्म के मनाजिर वहाँ पे आ रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक है, क्योंकि अब बिल्डिंग को मशीनरी के ज़रिए काटा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एज़ ऑफ नाउ जो इतलात हैं कि 71 लोग लापता हैं, उनके मोबाइल से जो पता किया गया है, उनका जो डेटा है, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी इलाके की आ रही है। तो ये 71 लोग, इनका बचना तो नामुमकिन नज़र आता है और इनकी डेड बॉडीज़ की तलाश इस वक्त जारी है। और जब लोगों को अब ये फ़िक्र हो रही है कि चले हमारे प्यारे तो शायद ही ज़िंदा हों, लेकिन अब जब मशीन से काट के इस बिल्डिंग को और तोड़ के जब जाएगा, ये जब अमल मुकम्मल होगा, तो पता नहीं उन लाशों का भी क्या हाल होगा जो हमारे प्यारों की है। लोग वहाँ पे 3 दिन से मौजूद हैं। आग को जो कंट्रोल किया गया उसमें 33 घंटे लग गए। अभी भी ऐसा नहीं है कि गुल प्लाजा के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज 2 हिस्से उस इमारत के पहले ही गिर चुके हैं। तो कोई ये रिस्क नहीं ले सकता, ना फायर वर्कर्स, ना रेस्क्यू टीम्स, कि वो अंदर जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक फायर ऑफिसर भी जो है इसमें शहीद हो चुका था। वो तो वहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था। कई और लोग जो रेस्क्यू कर रहे थे वो भी जो है जहाँ बाक हुए हैं इसमें। तो डेथ टोल तो अब तक 26 बताया जा रहा है, बट सबको पता है कि ये अनफॉर्चुनेटली इससे बहुत ज़्यादा होगा। 71 लोग जैसे मैंने कहा अभी मिसिंग है और ये तादाद भी बढ़ती जा रही है। शुरू में कहा गया था कि 20-30 लोग हैं, 38 लोग हैं शायद जो लापता हैं, लेकिन वो तादाद अब बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो सिंध हुकूमत का हाल है उससे तो आपको पता ही है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो इन लोगों का इतना बुरा हाल है, उसमें एक बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, जो जान चली गई ना वो तो वापस नहीं आनी है ऑब्वियसली, और उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि जो ज़िंदा भी बच गए वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि 1-2 मिनट के गैप से
हम वहाँ से बाहर निकल आए, और अगर नहीं निकलते तो शायद वही होता जो हमारे दोस्तों और हमारे कुलीग्स के साथ हुआ है। मतलब वो कहते हैं कि एक वहाँ पे ताजर है, क्योंकि मैं उनसे चीज़ें कुछ लेता रहता हूँ, इस्लामाबाद में भी अगर डिलीवर करना होता है कर देते हैं वहाँ पर। तो वो बता रहे थे कि 1 मिनट का फ़र्क था कि मैं निकल गया और मेरे साथ वाले जो दुकान में एक शख्स था उसको मैंने कहा यार भागो, तो वो शायद अपने पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में था। ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कभी पेमेंट्स आती हैं तो वो सोचते हैं कि हम ये ले लें। कह रहे 1 मिनट का फ़र्क होगा, और उसके बाद हमने देखा कि उसकी जब डेड बॉडी मिली तो पूरा जला हुआ था। मतलब इतना अल्लाह ने उसको बचाया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो जिसकी ज़िंदगी बच गई उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का। एक दुकान में एक ताजर ने मुझे बताया, उसके जो दुकान में उस वक्त सामान था इम्पोर्टेड, वो टॉयज़ वगैरह रखता है, 2.5 करोड़ रुपए का सामान था। बच्चों की जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, स्कूटीज़, 2.5 करोड़ रुपए का। इसके अलावा उसने कहा मैंने दुकान एक ख़रीदनी थी और उसका तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए मेरे शॉप पर उस दिन कैश था, कुछ गोल्ड था और प्राइस बॉन्ड से, जो मैंने 11 साढ़े 11 बजे रात को किसी को पेमेंट करनी थी। तो यानी कि माल और उसके पास जो उस वक्त कैश था 5 करोड़ रुपए का था, दुकान अलग। और कह रहे कि मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा, सब मैंने वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था। वो कह रहे कि इतनी तेज़ी से आग फैली कि कोई टाइम नहीं था। शायद मैं वो पैसे उठाने जाता, कुछ गोल्ड उठाने जाता तो मैं भी जल जाता जैसे मेरे दूसरे कुलीग जल गए वहाँ पर। अच्छा, अब इसमें लोग जो है ना, पता नहीं सिंध हुकूमत रिहैबिलिटेशन की बात कर रही है, वो कैसे रिहैब करेंगे? मतलब दुकानें बना के दे देंगे आप शायद कहीं और, लेकिन किसका कितना नुकसान हुआ है वो कैसे आप उसको अदा करेंगे? आपने कह दिया 1 करोड़ रुपए आप देंगे उन लोगों को जो कि जहाँ बाक हुए इसमें, चले वो आप दे देंगे, कुछ उनकी दादरसी हो जाएगी, शायद जान तो वापस नहीं आएगी, लेकिन टोटल कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है। दूसरी बात यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम लोग जो वहाँ पे थे, उनमें से कई ताजरों से जो जिनसे मेरी बात हुई है, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये कोई तकरीबकारी हुई है। और जब मैंने उनसे पूछा ये आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, जैसे बल्दिया टाउन का मामला था, पहले लगा कि शायद एक नेचुरल कोर्स में आग लगी है और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग जहाँ भाग हो गए, बाद में पता चला कि भत्ते का मामला है। मैंने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोग शुबा कर रहे हैं। और एक शख्स ने मुझे बताया जो वहाँ पे जिसकी दुकान थी, वो कहता है कि सेंटर में जब आग लगी ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसकी शॉप फर्स्ट फ्लोर पर है, और वो कह रहे हैं कि अगर एक दुकान में आग लगे, चाहे जिस तरह का मटेरियल पड़ा हो, उसमें 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1-2 घंटे लगते हैं कि वो पूरा ग्राउंड फ्लोर भरे, फिर वो फर्स्ट फ्लोर तक जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि 10:20-22 मिनट पे अगर आग लगी तो 10:35 मिनट पे वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच चुकी थी, और कह रहे हैं कि जितने भी एग्जिट्स की तरफ हम भाग रहे थे वहाँ पे वो आग फैल रही थी। तो उनका ये शुबा है कि कोई तखरीबकारी भी हो सकती है। अच्छा, ये उनका वर्जन है, मैं इसको इंडोर्स नहीं करूँगा जब तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं होंगे। आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी कहा है कि अगर कोई जिम्मेदार ठहराया हुआ इसमें तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और हम इसको इंक्वायरी में तखरीबकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। उन्होंने कहा अभी तक कोई हमें इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन उस एंगल से भी हम इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेंगे। इसलिए मैं बड़े मोहतात अंदाज से आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करूँगा इस पर कि ये वाकई कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म था, कोई तखरीबकारी थी। लेकिन वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से आग जितनी जल्दी फैली है, ये एक नेचुरल कोर्स में नहीं हो सकता था, इसमें कोई ना कोई मैलिफाइडी है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये वहाँ पे जो ताजर हैं वो इस चीज़ का शुबा ज़रूर कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है इसको कैसे हैंडल किया गया, ताजरों की आपने बात सुनी कि वो कहते हैं कि फायर ब्रिगेड आई 1.5 घंटा दूर। जो चीफ फायर ऑफिसर से हमने भी अपने जियो के प्रोग्राम में बात की, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम बर वक्त पहुँच गए थे, आप टाइम चेक कर लें, हम वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, फिर ताजरों का कहना है कि जब वो फायर टेंडर्स वहाँ पर आ गए तो किसी के पास पानी नहीं था। फिर वो बार बार जब भी उनका टेंडर खाली होता था ट्रक, तो ब्राउज़र आता था, पानी भरता था उसमें, बाउज़र से उसमें पानी भरते थे, तो उसमें बड़ा वक्त लग रहा था। फिर कह रहे हैं स्नॉकल्स जो हैं वो ख़राब थी, यानी कि जो आलात जो लेकर आए थे वो काम नहीं कर रहे थे। और इसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जब हम अपने देखते हैं अपनी आंखों से, तो विजुअल्स हैं ना, जो रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं या जो फायर ब्रिगेड के साथ जो हमला होता है, उनके पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं होता जो उनके पास होना चाहिए। मास्क नहीं है किसी के पास, वो ड्रेसेस नहीं है जो उनसे अपने आप को आग से बचा सकें, मतलब इतना एक शॉर्टेज होती है। ट्रेनिंग के अलग इशूज़ है। फिर भी देखें इनकी बड़ी हिम्मत है कि कहीं पे आग लगी हो, हम तो वहाँ से दूर भाग रहे होते हैं, वो उस तरफ जा रहे होते हैं लोगों को बचाने के लिए, और इसीलिए एक फायर ऑफिसर उसमें जो है वो शहीद भी हुआ है। तो उन्होंने तो अपने तौर पे पूरा काम किया। बट एक मामला होता ना, एक मसला होता तो सही समझ आता। बल्दिया टाउन, बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट, गुल प्लाजा, हर बड़े फायर इंसिडेंट में यही बात सामने आती है कि फायर आपका जो फायर ब्रिगेड है डिपार्टमेंट, वो वेल इक्विप्ड नहीं है, उनके पास गाड़ियों की शॉर्टेज है,
उनके पास अच्छे इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, उनके पास पानी की शॉर्टेज हो जाती है। ये हर इंसिडेंट में आता है, हर इंसिडेंट में ये सुनने में आता है कि फायर वर्कर्स देर से पहुंचे, शायद उनकी कोई प्रॉब्लम थी और जब पहुंच गए तो उनके पास जो इक्विपमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था कि वो आग पे फौरी काबू पा सकते थे। तो ये मसला एक दफ़ा फिर आ रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर लें, एक आपसे फायर डिपार्टमेंट ठीक नहीं होता यार। इस शहर में बड़े बड़े प्लाजाज, मार्केट्स जल जाती हैं और उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। आग लगना एक नेचुरल कोर्स हो सकता है, लेकिन आप बर वक्त पहुंच के उसको बुझा भी तो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होता। मतलब इस साल में छोटे बड़े, एक साल में छोटे बड़े 2600 वाकयात हो चुके हैं। और आज भी अगर आपको मैं बताऊं कि क्या आदादो शुमार है, यू विल बी सरप्राइज्ड। कराची जैसे शहर में जहां पर 3 करोड़ तक की आबादी है, चले आपका सेंसस कहता है 2.5 करोड़ है, वहां पे 50 आपके पास फायर टेंडर्स हैं और 4 स्नॉर्कल्स हैं आपके पास। ये तादाद है। इंटरनेशनली कहा जाता है कि अगर लाख की आबादी हो उस पर एक फायर टेंडर आपको चाहिए, और हमारे यहाँ क्या हालात है कि 3 करोड़ की आबादी पे आपके पास 50 फायर टेंडर्स हैं। और इस फायर टेंडर्स की अगर मैं कहानी सुनाऊं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सिंध हुकूमत या केएमसी वहां पे कर क्या रहा है, क्योंकि ये 50 फायर टेंडर्स जो है ना, ये इस हुकूमत को मिले थे वफाकी हुकूमत की जानिब से। 1.6 बिलियन रुपए के ये 50 फायर टेंडर्स सिंध हुकूमत को दिए वफाकी हुकूमत ने। कोई काम इनसे खुद नहीं होता। अगर ग्रीन ट्रैक बनाना है वहां पे तो कहते हैं कि वफाक इस पे फंडिंग करे। K4 मंसूबा है पानी का, वफाक फंडिंग करे। सेवरेज का मसला है, वफाक फंडिंग करे। सड़क बनानी है, वफाक फंडिंग करे। अरे भाई, आपको जो पैसा मिलता है एनएफसी के जरिए वो कहां खर्च करते हैं? इस साल जो बजट में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है सिंध का, वो 1000 अरब रुपए का है, जिसमें उनका अपना पैसा है, जिसमें कुछ फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वफाक से पीएसडीपी मिलेगा। ये कहां जाता है 1000 अरब रुपए? 2 अरब रुपए मिलते हैं फायर डिपार्टमेंट को साल के, और उसमें ऑब्वियसली सैलरीज भी हैं, दूसरे अखराजात भी हैं। तो कहां से डेवलप करेंगे आप? मतलब कोई चीज़ तो आप अपनी जिम्मेदारी से ले। और ये मैं आपको कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2017-18 में जब ये 16-17 में आई बिलीव, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, वो बड़े पीछे पड़े थे। वो और उस वक्त गवर्नर इशरत लिबास साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो कराची आए थे। 16-17 की ये बात है, और उस वक्त उनको कहा था कि ये हमें बड़ा मसला है। वसीम अख्तर साहब है कि आप हमें फायर टेंडर्स लेके दें। तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि हम आपको ये फायर टेंडर्स लेके देंगे। 2021 में फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर थे, उन्होंने जो ये फायर टेंडर्स वगैरह दिए थे 50 के करीब, जो ज़्यादातर कराची में थे। इसके अलावा जो फायर टेंडर्स थे वो 1980s के पड़े हुए उनके पास, यानी कि अपने कोई लिए या नहीं लिए कुछ नहीं पता। कहते हैं हमने बड़ी इस पर काम किया और बड़े फायर टेंडर्स हमारे पास। तो ये तो उसका हाल है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो फायर टेंडर्स 2021 में वफाकी हुकूमत के जरिए इनको मिले, उसकी पिछले 2.5-2 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई है। उनके अपने जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो 2023 में लिख चुके हैं कि हमें इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जिस कंपनी ने ये फायर टेंडर्स हमें दिए थे, जिसके ज़रिए हमारे पास आए थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इसका 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, यानी कि 2 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं हुई इन फायर टेंडर्स की। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं आपके पास, ये जो फायर ट्रक्स हैं आपके पास, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं हो। जब मेंटेनेंस नहीं होगी यही इशू होगा। कहीं पे पानी का इशू है, कहीं पे गाड़ी नहीं चल रही है आपकी, कहीं पे स्नॉर्कल्स का इशू है। 2 साल से इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। 2021 में जब ये दिए गए फायर टेंडर्स मिल गए, फायर ट्रक्स मिल गए, गवर्नर इमरान इस्माइल उस वक्त खत लिख रहे हैं सिंध हुकूमत को कि यार आप लोग तो हायर करें, आपके पास बस ड्राइवर्स नहीं है, आपके पास फायरमैन नहीं है, आपके पास ऑपरेटिंग स्टाफ ही नहीं है। इसका ये हाल है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एक और टेंडर जो 2021 में इशू किया गया था 89 और फायर ट्रक्स देने का, फायर टेंडर्स देने का, जिसमें मेजॉरिटी इंटीरियर सिंध के थे, कराची के बहुत ही कम थे। जो दूसरे शहर है सिंध के, वहां पे इनको जो है वो डिस्पर्स करना था। 4 साल हो गए टेंडर को, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 2021 की बात है, और अब सुनने में आ रहा है कि उसको 89 को कम करके 34 कर दिए हैं, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। और ये सिंध हुकूमत ने खरीदने हैं, ये नहीं अब इस दफा वफाक से फंडिंग मिलेगी। लेकिन शायद क्योंकि वफाक से फंडिंग नहीं मिल रही, तो इनके अपने जो फायर टेंडर्स इन्होंने जो लेने हैं, जो 89 से अब 34 हो चुके हैं, वो भी नहीं आके दे रहे। 4 साल से ज़्यादा हो चुका है टेंडर किए हुए। ये हाल है। अब इसमें जब सवाल उठाते हैं तो मुर्तज़ा वहाब साहब आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है, बड़े नाराज़ हो जाते हैं। कभी कोई कुत्ते काटने का मसला हो तो उस पर कहते हैं कि यार डिफेंस वाले ये कहते हैं, फलाने लोग ये कहते हैं, मैं क्या करूँ? आप फैसला करें यार, आपने तो लीडरशिप दिखानी है, आपने फैसला करना है, आपने पॉपुलर डिसीजन थोड़ी लेना है। गटर में बच्चा गिर जाता है, साफ़ी सवाल करता है, आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। आपसे कल पूछा गया कि आप 24 घंटे बाद यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, क्या वजह है? तो कह रहे हैं कि मैं जो है वो अपने लोगों से कनेक्टेड था।
मैं आ जाता तो भीड़ इकट्ठी हो जाती, तो बाकी फिर वहाँ पे गवर्नर साहब क्यों गए, फिर चीफ मिनिस्टर साहब क्यों गए, फिर दूसरे आपके वुज़रा क्यों गए, भीड़ तो तभी इकट्ठी होनी है। तो पता नहीं क्या गुस्सा है, आप जवाब दे हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं, अवाम आपसे सवाल करे, मीडिया आपसे सवाल करे, आप गुस्सा खा जाते हैं। ये इस वक्त सिचुएशन है आपके केएमसी डिपार्टमेंट की, फायर डिपार्टमेंट की, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आग लगती है तो ये एक्सपोज हो जाते हैं कि क्या करें। एक और मैं आपको वाकया बताता हूँ, 2023 में भी एक शॉपिंग मॉल में आग लगी थी। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि नहीं, हम सबका ऑडिट कराएंगे, और फिर तमाम जो बिल्डिंग्स का तो ऑडिट नहीं हुआ, एक सैंपल लिया गया 265 बिल्डिंग्स का कि उनका सेफ्टी ऑडिट कराया गया। 265 में से जब केएमसी ने सेफ्टी ऑडिट कराया तो पता चला कि किसी एक बिल्डिंग के पास ना एनओसी है, ना ही कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट है। 265 में से किसी बिल्डिंग के पास ये ना एनओसी मौजूद था कि आप क्लियर है, आप करें, आपने ज़बरदस्त काम किया है, फायर सिस्टम आपने लगा दिया, कुछ भी नहीं था उनके पास, फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं था। 265 में से 155 के पास ना फायर अलार्म्स थे, ना डिटेक्टर्स थे। दावा क्या किया था कि जिन बिल्डिंग्स के पास प्रॉपर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होगा, हम उनको नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे। अब बताइए, 265 में से अगर 155 के पास नहीं है तो कितनी बिल्डिंग्स को आपने बंद किया? जब किसी के पास एनओसी नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, आपने कितनी बिल्डिंग्स को बंद किया? इवन शारा फैसल पे 15 से 17 ऐसी बिल्डिंग्स थी जहां पे आप देखते हैं कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स भी हैं, अच्छी नई बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, सिर्फ 15 से 17 ऐसी इमारतें थी जिनके पास प्रॉपर फायर सेफ्टी सिस्टम था। तो कितनी बिल्डिंग्स को बंद किया? आप कहते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो इतनी डैमेज्ड है कि उनको गिरा दिया जाए और वो चल नहीं सकती, तो फिर क्या किया आपने उस हवाले से? कोई बिल्डिंग गिरती है तो आपको ख्याल आता है कि ऑडिट करेंगे, कहीं आग लग जाती है आपको ख्याल आता है कि ऑडिट कराएंगे, फिर क्या करते हैं आगे, क्या होता है इससे? ये तो रिपोर्ट आपने जमा कराई थी सिंध हाई कोर्ट में, तो कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके पास एनओसी नहीं, आपने बंद कर दिया। फिर आप कहेंगे नहीं, अगर इनको हम निकाल दें, बंद कर दें, मुतबादिल कहोगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपका सिविल डिफेंस सिस्टम, जिसकी जिम्मेदारी है चेक्स एंड बैलेंस करना, जिसकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो एनओसी नहीं दे सकता अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें चेकलिस्ट में ना शामिल हो, आपने कोई फायर सेफ्टी सिस्टम ना दिया हो, तो क्या कर रहे हैं फिर वो इदारे? क्यों, कैसे एनओसी दे देते हैं इन बिल्डिंग्स को? कौन जिम्मेदार है इसका? फिर कहेंगे मैं कहाँ लेके जाऊँ लोगों को, देखें ये तो ऑफिसेज हैं, दफातर हैं, बंद हो जाएंगे, फिर ये एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। तो काम तो आपने करके देना है ना, कोई सवाल का जवाब नहीं है। कल शजील मेमन साहब से भी हमने पूछा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इनफ है, कोई फायर टेंडर्स की शॉर्टेज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अक्टूबर 3 महीने पहले चीफ फायर ऑफिसर का बयान है कि इस शहर में 200 फायर स्टेशन होने चाहिए, हमारे पास 28 हैं। सोचें, चीफ फायर ऑफिसर ये कह रहा है। शजील साहब कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के नहीं, कोई इसकी शॉर्टेज ही नहीं है। तो या चीफ फायर ऑफिसर झूठ बोल रहा है या आप गलत बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा नहीं, वो तो हमें पता चला है, और चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसको हम देखेंगे। अब देखेंगे जब बर्बादी हो गई, आग लग गई, फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारी नाअहली नहीं है, लेट पहुंचने पे आपके इल्जामात, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपकी गाड़ियां मेंटेन नहीं है, ये सारी चीज़ें आप पे इल्जामात लग रहे हैं। और जब मैंने आपसे कहा था ना शुरू में कि मैं आपको बताऊंगा ज़रा कि ये सिर्फ मसला इस आग का नहीं है, कि इस आग ने एक्सपोज कर दिया कि सिंध में गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के क्या हालात हैं। मैं आपके साथ कुछ आदाद व शुमार शेयर करता हूँ, और ये मैंने उस दिन शहरी रहमान साहिबा के साथ किए। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑब्वियसली वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बताता है कि किस मुल्क के और मुल्क में किन सूबों की क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। UNDP यहाँ पे भी बैठ के कैलकुलेट करता है कि पाकिस्तान HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतरी आ रही है उनकी रैंकिंग में या कमी आ रही है। अनफॉर्चुनेटली कमी आई है पाकिस्तान की रैंकिंग में, क्योंकि हमारे हालात कहीं से लग रहा है कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान 15 साल के पाकिस्तान से बेहतर था, 15 साल पहले के पाकिस्तान से, या 30 साल के पहले अवाम ज़्यादा खुशहाल थे। नहीं, इसमें हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन सिंध का हाल मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि बिलावल साहब तो दावे कर रहे हैं कि ग्लास इज हाफ फुल और हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सिर्फ 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध में, ऑब्वियसली उनके मेन शहर भी, जिनकी जो स्कोर है वो 0.6 को क्रॉस करती है। सिर्फ 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे HDI स्कोर सिंध में 0.6 है। पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, और अभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो मेन शहर का आप वो खासतौर पे वो उसको स्कोर में लेके आ रहे होते हैं, तो पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स 0.6 से ज़्यादा उनका स्कोर है, सिवाय खानपुर के। इवन खैबर पख्तूनख्वा जो कि सिंध की जितना अमीर नहीं है, वहां पे भी तकरीबन 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं और शहर ऐसे हैं जो कि 0.6 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, और सिंध में सिर्फ 5 हैं। तो फिर आप जब बताते हैं हमने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बना लिए, और बनाए होंगे आपने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बड़े कुछ अच्छे काम किए हैं, जो आपका एंग्रोकोल मंसूबा अच्छा है। जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, कहीं ना कहीं डिलीवर करते हैं, जब खुद से काम करते हैं वो काम होता नहीं है फिर। तो अगर बताइए स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर सिस्टम है आपका, एजुकेशन सिस्टम है, तो क्यों HDI में आपके 5 ऐसे शहर हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जिसका स्कोर 0.6 है। केपी आपसे वहां पे बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पंजाब का तो मुकाबला ही नहीं आपसे। जब ये सवाल मैंने शरीर रहमान साहबा से किया, वो कहते हैं देखिए ये नंबर्स पता नहीं कहां से आ जाते हैं, किसी चीज पे आपको भरोसा नहीं है। एजुकेशन में मैं आपको बताता हूं कि सिंध का जो स्कोर है 2024 का डेटा ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.48, खैबर पख्तूनख्वा का स्कोर है 0.556, यानी कि एजुकेशन में आप खैबर पख्तूनख्वा से पीछे हैं। चाहे आप जितने भी क्लेम कर लें कि हमने इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इतने अस्पताल बनाए। अस्पताल पे अब आता हूँ, हेल्थ केयर में सिंध का स्कोर है 0.48, खैबर पख्तूनख्वा का है 0.5, यानी हेल्थ में भी आप तमाम तरह अपने दावों के बाद और अच्छे आपने अस्पताल बनाए हैं। गम्बट की आप बात करते हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं आपके स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे, लेकिन उससे अवाम में उनकी ज़िंदगी पे, उनकी सेहत में बेहतरी नहीं आ रही है। यू आर बिहाइंड खैबर पख्तूनख्वा ऑल्सो। मैं इसलिए केपी से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो कंपेरेटिवली उनको कम वसाइल मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे कबायली इलाकों का भी जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा डेटा में कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनके पॉइंट्स, उनका स्कोर और नीचे चला जाता है। आपके पास कराची का एडवांटेज है, अगर आप कराची को सिंध में से माइनस कर दें तो शायद ये स्कोर आधा रह जाए, ये हाल है इस वक्त। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये तो नंबर हम मानते ही नहीं है। तो मैं आपको एक और नंबर दे देता हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे का नंबर है। इकोनॉमिक सर्वे तो पाकिस्तान में ही बनता है और पिछले साल का है, 2024-25 का। और आप सुन के हैरान होंगे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन स्कूल्स का हाल क्या है। और ये सिंध का डेटा मैं आपको देता हूँ, इसका कंपैरिजन देता हूँ दूसरों के साथ। ये एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में बताया गया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ इन पब्लिक स्कूल, यानी बेसिक फैसिलिटीज़ पब्लिक स्कूल में किसके पास कितनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, पंजाब में 99% स्कूलों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, और इसमें सब स्कूल आ जाते हैं, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, ये सब आ जाते हैं। तो पंजाब में 99% स्कूल्स के पास बिजली है। खैबर पख्तूनख्वा में 86% जो स्कूल्स हैं उनके पास बिजली है, बलूचिस्तान में 21% है और सिंध में 31%। यानी कहाँ पंजाब 99, खैबर पख्तूनख्वा 86 और 31% स्कूल्स जो हैं सिंध के, उनके पास बिजली है। आप कहते हैं हमारा बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, ग्लास इज हाफ फुल, ये हालात हैं। अच्छा, ये था इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक स्कूल्स में टॉयलेट, अब टॉयलेट से ज़्यादा क्या बेसिक चीज़ हो सकती है कि यार टॉयलेट, तो बच्चों को शायद टॉयलेट जाना पड़े, 8 घंटे की उनकी स्कूल होती है, 6 घंटे की स्कूल होती है, और अगर आपने हाइजीन और हेल्थ का ख्याल रखना है तो टॉयलेट तो होगा ना। जब आप दावे करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या लोगों की सेहत बेहतर हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? मैं बताता हूं आपको। टॉयलेट, पंजाब में 99% स्कूल्स के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 87% स्कूल्स के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सिंध के पास सिर्फ 57% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट फैसिलिटी है, यानी 43 स्कूल्स के पास, 43% स्कूल जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन आ जाता है, उसमें आपके पास टॉयलेट भी नहीं है। ये बेसिक नेसेसिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, अगर मुझ पे शुबा है ना तो चैलेंज करें, सू करें इनको, फिर ये बनाते हैं जो सर्वे। अच्छा, फिर आ जाएं आप ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का मिलता है आपके स्कूल में साफ पानी। पंजाब में 100%, मैं किसी कंपेयर नहीं कर रहा लंदन से जाके, किसी न्यूयॉर्क से जाके या किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, ये इंटरनल कंपैरिजन है हमारे सूबों का। तो पानी में पंजाब में 100% स्कूल ऐसे हैं जहां ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल। खैबर पख्तूनख्वा में 89% ऐसे स्कूल हैं जहां पे ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल। सिंध में 58%, यानी अगर 60% पासिंग मार्क्स होते ना तो किसी फैसिलिटी में आप 60% भी नहीं ले सक रहे। आपसे नीचे अगर कोई सूबा आता है तो बलूचिस्तान आता है, उसके हालात हम सबको पता है कि उनके साथ भी क्या हुआ, वहाँ पे कितने वसाइल का सही इस्तेमाल होता है। बाकी GB, इस्लामाबाद, इसका तो कोई मवाजना ही नहीं है। तो ड्रिंकिंग वाटर में भी आप मतलब खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत पीछे, पंजाब से भी बहुत पीछे। बाउंड्री वॉल, कि आपकी पब्लिक स्कूल में बाउंड्री वॉल लगी हुई है या पे खुले मैदान है वहाँ पे? बिल्कुल 98% पंजाब में जो स्कूल हैं वहाँ पे बाउंड्री वॉल्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 93% स्कूल्स में बाउंड्री वॉल है, लेकिन सिंध में 61% ऐसे सिर्फ स्कूल हैं जहाँ पे बाउंड्री वॉल है। ये 4 बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि किसी भी स्कूल में होनी चाहिए। सिंध सब में पीछे है, ड्रिंकिंग वाटर, बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स। तो ये आपका हाल है। अब आप कहते हैं कि नहीं, हमें ग्लास हाफ फुल ना कहें, आप बताएं कि हमें ग्लास हाफ एम्प्टी ना कहें, ग्लास हाफ फुल बताएं। ये तो हाल है आपके स्कूल्स का। हेल्थ का मैंने आपको बता दिया, HDI इंडेक्स में आप पीछे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तमाम तर वसाइल के बाद, तमाम तर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बाद। एजुकेशन का ये हाल है। तो आप घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। और उस दिन मैंने शरीर रहमान से पूछा कि देखिए, एक होता है प्रेजेंटेशन दें, आवाम को नजर आ जाता है, आप बताएं ना कि कराची का अगर मवाजना किया जाए तो लाहौर से होगा, पेशावर से होगा, ठीक है, इस्लामाबाद से होगा, बड़े बड़े शहर है ना, तो
क्या किस चीज़ में आप आगे हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर हैं, डेवलपमेंट, आप रोड आपके बेहतर हैं, 100 मीटर सड़क ऐसी नहीं है जो कि खड्डे के बगैर हो वहाँ पे। क्या गैस के आपके वहाँ पे सिस्टम्स बेहतर हैं? क्या पानी में हम की बात करते हैं कि सेहत और एजुकेशन जो है बुनियादी हकूक़ हैं और ये मिलने चाहिए और नहीं मिल रहे हैं सिंध में या कराची में। कराची में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं एजुकेशन पीछे रहेगी, हेल्थ पीछे चला गया, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे, घरों में पानी नहीं है, टैंकर से पानी मंगवाओ। किसी और शहर में आपको ये इश्यूज नहीं नजर आते। तो कोई ऐसा, मैंने जब पूछा शहरी रहमान साहबा से, कोई ऐसा इंडिकेटर जहां पे यू कैन टेल मी कि यस वी आर बेटर देन लाहौर इन दिस थिंग, एटलीस्ट कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू शो। सो ये हाल है। आप प्रेजेंटेशन जितनी भी कर लें, मेरे ख्याल से इस वाक़ये ने दोबारा बुरी तरीके से एक्सपोज किया है कि गवर्नेंस और परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कितने काम करने की ज़रूरत है। फायर टेंडर्स पूरे आप नहीं कर सकते, लोग शिकायतें करते हैं कि जब वहाँ पर आए और फिर आप उन पर गुस्सा खाते हैं। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी को देखने की ज़रूरत है कि 18 साल की प्रेजेंटेशन तो आपने बना दी है, बट ऑन ग्राउंड से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया, कोई उनका बंदा चैलेंज करना चाहता है इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो मेरे साथ साथ प्लीज़ पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे को भी आप चैलेंज करें। थैंक यू।